मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के 4 भाग हैं। तो उसमें से मानव व्यवहार दर्शन एक हिस्सा है, दूसरा मानव कर्म दर्शन, तीसरा मानव अभ्यास दर्शन और चौथा है मानव अनुभव दर्शन। इसमें से मानव अभ्यास दर्शन का पठन हम लोग जो है यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अध्याय 1 का शीर्षक है मानव में अभ्युदयार्थ अभ्यास की अनिवार्यता है, यानी मानव में अभ्युदय के अर्थ में अभ्युदय के लिए अभ्यास की अनिवार्यता है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के आधारभूत सत्ता में स्मरण करते हुए अभ्यास दर्शन का विश्लेषण करता हूँ। तो श्रद्धेय बाबा जी कह रहे हैं कि जो जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की जो आधारभूत सत्ता है, जिसको हम लोग व्यापक वस्तु कह रहे हैं, जिसमें जड़ चैतन्य जो प्रकृति है वो उसमें संप्रक्त है, डूबी भीगी घिरी हुई। दूसरे अर्थों में कहें तो इसी को सह अस्तित्व कह रहे हैं। तो सह अस्तित्व का स्मरण करते हुए अभ्यास दर्शन का विश्लेषण करता हूँ। तो संपूर्ण क्रियाएं सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति ही है। तो हम लोग परमाणु से लेकर या परमाणु से भी जो सूक्ष्म है, परमाणु अंश से लेकर परमाणु तक सभी क्रियाएं जो हैं, चारों अवस्थाओं की क्रियाएं, जिसको जड़ और चैतन्य प्रकृति कह रहे हैं, वो सत्ता रूपी जो व्यापक वस्तु है उसमें संप्रक्त है। जड़ चैतन्य प्रकृति क्रियाएं व्यापक रूपी सत्ता में संप्रक्त हैं ही। चैतन्य अवस्था में क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता की संभावना के लिए मानव में अभ्यास की अनिवार्यता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि भाई अभ्यास क्यों जरूरी है? तो क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता के लिए, जिसको हम लोग मानव और दिव्य मानव कह रहे हैं, उसकी संभावना की आवश्यकता है, जिसके लिए मानव में अभ्यास की अनिवार्यता है। फिर आगे लिखा है कि अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है। अनुभव से अधिक अनुमान है, ऐसा लिखा हुआ है। अनुमान का मतलब होता है अनुक्रम से किए गए अपेक्षाकृत क्रिया, जो वृत्ति, चित्त और स्मरण के संयुक्तता में होता है। अनुमान की दूसरी परिभाषा है निश्चित क्रियाकलाप के पक्ष में किया गया अपेक्षा, और अनुमान की तीसरी परिभाषा है आवश्यकी क्रियाकलापों के अर्थ में अपेक्षा। तो जो हम अनुभव की रोशनी में, अनुभव के प्रकाश में मानवीय आचरण का अभ्यास करते हैं, वो अनुमान पूर्वक होता है। अनुमान पूर्वक इसलिए होता है क्योंकि हमको वो हमारा आचरण नहीं है। हम लोग जीव चेतना से मानव में, जीव चेतना में रहते हुए मानव चेतना का अभ्यास करते हैं। तो यदि हम अपनी स्थिति से देखेंगे तो हमारे में अभ्यास जो है वो अनुक्रम के लिए किए गए अपेक्षाकृत क्रिया के रूप में है, या आवश्यकी क्रियाकलापों के अर्थ में अपेक्षा के रूप में है। लेकिन यदि हम जागृत मानव में जैसे बाबा जी में अभ्यास देखेंगे, तो बाबा जी में अभ्यास पूर्वक अनुमान के रूप में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था जो है उसकी सूत्र व्याख्या हुई। उसकी सूत्र और व्याख्या जो है वो दोनों बाबा जी के माध्यम से अभिव्यक्त हुई। तो जो अनुभव था, अनुभव जो था वो अनुमान में व्यक्त हुआ, और अनुमान जो है वो आगम में व्यक्त होता। आगम का मतलब होता है जब हम सार्वभौम व्यवस्था में जीने लगते। तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है उसको आगम कह रहे हैं। तो इसलिए तीन बातें हो गई। तो एक अनुभव के रूप में सह अस्तित्व प्रत्यक्ष है, अनुमान के रूप में उसकी सूत्र और व्याख्या है,
और आगम के रूप में वो प्रमाणित होता है, जिसको हम लोग अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो अनुभव कोई कार्यक्रम नहीं है, तो सारा कार्यक्रम अनुभव में से के लिए है। तो जब आप अनुभव से करते हैं तब अनुमान है, और अनुभव के लिए करते हैं तब वो आगम। ये बात समझ में आ रही है? भैया व्हाट इज अनुक्रम? भैया कहाँ पे पढ़ रहे हैं आप? कौन अटक गया? पहला अध्याय का आगम लिखा नहीं है भैया केवल इसको हुआ केवल इतना ही है कि चैतन्य अवस्था में क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता की संभावना आवश्यकता है, जिसके लिए मानव में अभ्यास की अनिवार्यता है। इसके बाद जो लाल में लिखा हुआ है ना, वो लिखा है अनुभव क्षमता ही अभ्यास का आधार है। अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है। हाँ ठीक है भैया। तो अभ्यास किस लिए है? क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता के लिए। अभ्यास कैसे है? तो अनुमान पूर्वक है। फिर लिखा है अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान है। फिर लिखा है यही निरंतर सूत्र व्याख्या है। तो ये जो अनुमान शब्द है, इसकी मैंने परिभाषा बताई। अनुक्रम के लिए किए गए अपेक्षा क्रिया जो वृत्ति चित्त और स्मरण यानी धी बुद्धि की संयुक्तता में होता है। तो जो अनुमान है वो वृत्ति चित्त के साथ बुद्धि की संयुक्तता में होने वाली क्रिया है। अनुमान से क्या होता है? तो अनुमान से जो सच्चाई है वो उसकी सूत्र व्याख्या होती है। और जब ये जीने में आ जाता है यानी प्रमाणित होता है, उसको आगम कहते हैं। आगम, अभी इसमें आगम आएगा आगे जाके। तो मैंने ये कहा कि जो अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में जो सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है, इसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। ये प्रत्यक्ष है। तो ये जो प्रत्यक्ष का जो अनुभव है उसके आधार पे अनुमान है। अनुमान क्या है? तो ये जो सत्ता में संप्रक्तता का अनुभव है, ये हमारे जीने में प्रमाणित हो जाए तो सबसे पहले कहाँ आएगा? तो विचार में आएगा। तो विचार में आएगा तो किस रूप में आएगा? जब वृत्ति और चित्त जो है वो बुद्धि के साथ संयुक्तता में प्रकाशित होगा। तो प्रकाशित होगा तो क्या होगा? तो अनुमान क्षमता का उदय होगा। अनुमान क्षमता का उदय किस रूप में होगा? तो सच्चाइयों की सूत्र के रूप में, सच्चाइयों की सूत्र व्याख्या के रूप में, सच्चाइयों के अनुक्रम के रूप में, इस रूप में जो है अनुमान का उदय होता है। अनुमान पूर्वक हम अभ्यास करते हैं। यही जिसको हम इसमें लिखा है कि यही निरंतर अभ्यास सूत्र है। फिर आगे लिखा है कि अभ्योदय। अभ्योदय यानी सर्वतोमुखी समाधान। सर्वतोमुखी समाधान ही भैया ये आपने जो अनुमान समझाया उसमें वो कल्पनाशीलता में आशा विचार इच्छा रहता है, तो उसके साथ बुद्धि यानी कि संकल्प भी जुड़ता है, तो वो अनुमान होता है। ऐसे होता है क्या? हाँ, उसके साथ जब तक बुद्धि जुड़ेगा नहीं ना, तो अनुमान नहीं होगा, कल्पना होगी। हाँ, तो अनुमान कल्पना से आगे की चीज है। हाँ हाँ, वही जानना था। हाँ, कल्पना में हमको वास्तविकताएं भाषा के रूप में स्पष्ट होती हैं, है ना। अनुमान में जो है उसकी सूत्र व्याख्याएं हो जाती हैं, जिसको कह रहे हैं अनुक्रम स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है भैया, है ना। और निश्चित क्रियाकलाप के पक्ष में अपेक्षाएं हो जाती हैं। जो निश्चित क्रियाकलाप है, जिसको हम लोग मानवीयता का आचरण कह रहे हैं, उसके पक्ष में क्रियाकलाप शुरू हो जाते हैं, तब वो अनुमान है। मानवीय क्रियाकलापों के अर्थ में अपेक्षा। हाँ, अनुमान तक कैसे पहुंचते हैं? अनुमान तक पहुंचने के लिए विचाराभ्यास है, व्यवहाराभ्यास है, ये सब अनुमान तक पहुंचने के लिए ही है।
जी इसीलिए लिखा है ना कि अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान है, यही निरंतर अभ्यास सूत्र है। तो अभ्यास पूर्वक, उसी के लिए अभ्यास दर्शन है। तो अभ्यास दर्शन में जो अभी हम लोग पठन कर रहे हैं, जी जिसको शास्त्राभ्यास भी कहते हैं, जी शास्त्राभ्यास ही विचाराभ्यास है। तो जी विचाराभ्यास से फिर चिंतनाभ्यास है, जी चिंतनाभ्यास से फिर व्यवहाराभ्यास है, व्यवहाराभ्यास के बाद फिर विधानाभ्यास है, विधान का अभ्यास है। जी यानी व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में भागीदारी के रूप में विधानाभ्यास है। तो इस तरीके से अभ्यास को स्पष्ट किया है। इसी में विचाराभ्यास पूरा होने के बाद कर्माभ्यास भी है। तो पहले विचाराभ्यास, फिर व्यवहाराभ्यास, फिर कर्माभ्यास और फिर विधानाभ्यास। भैया आपने जो पहले बोला था विचाराभ्यास के बाद चिंतनाभ्यास, उसके बाद हाँ, व्यवहाराभ्यास और विचाराभ्यास के से जुड़ा हुआ चिंतनाभ्यास है। जी उसके बाद जब चिंतन पूरा हो गया यानी साक्षात्कार हो गया, उसके बाद व्यवहाराभ्यास है। व्यवहाराभ्यास के बाद कर्माभ्यास है, क्योंकि पहले समाधान है, फिर समाधान के बाद समृद्धि है, उसके लिए कर्माभ्यास है। फिर विचारा, ये जो व्यवहाराभ्यास कर्माभ्यास के साथ जब व्यवस्था में भागीदारी होती तब विधानाभ्यास है। इस तरीके से अभ्यास 5 प्रकार के हैं, है ना। ठीक है। तो हम लोग जो शुरुआत करते हैं वो शास्त्राभ्यास से करते हैं ना, जिसको विचाराभ्यास कह रहे हैं। तो हमको जो दर्शन है जब हमारी कल्पना में स्थिर हो जाता है, वो विचार यानी ठहर जाता है, उसको कह रहे हैं विचाराभ्यास। यानी पठन पूरा हो गया, यानी श्रवण में आ गया, दर्शन हमारे श्रवण में आ गया। श्रवण में आता है तो मनन में जाता है, मनन ही चिंतनाभ्यास जी भैया। है ना। तो जब पठन और मनन यानी श्रवण और मनन पूरा होता है तभी व्यवहाराभ्यास निधि ध्यासन के रूप में है। और कर्माभ्यास भी, कर्माभ्यास भी जो है निधि ध्यासन के रूप में। फिर व्यवस्था में भागीदारी के रूप में विधानाभ्यास, ऐसा इसका क्रम है। ऐसा मुझे स्पष्ट होता है। जी भैया, बढ़िया रहा। तो अभ्युदय ही अभ्यास की प्रत्यक्ष उपलब्धि एवं प्रमाण है। तो हेलो। यदि हमारा अभ्यास सफल हो रहा है, उसका प्रमाण क्या है? तो अभ्युदय है। यदि हम जो भी विचाराभ्यास कर रहे हैं, चिंतनाभ्यास कर रहे हैं, यदि वो सफल हो गया तो अभ्युदय। अभ्युदय का अर्थ है सर्वतोमुखी समाधान। यानी हमको हर कोण, हर परिप्रेक्ष्य में, हर आयाम में समाधान यदि हमको स्पष्ट होने लगता है, इसका मतलब है कि हमारा अभ्यास जो है वो सफल हो रहा है। तो अभ्यास, अभ्युदय ही अभ्यास की प्रत्यक्ष उपलब्धि और प्रमाण है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ? हेलो भैया। हाँ हाँ भैया, आपने जो पहले कहा भैया, ये अनुमान क्षमता अनुभव से चालू होती है, मतलब अनुभव के बाद ही अनुमान का जो क्षमता है वो बढ़ता है आगे हम्म। या विकसित होता है। तो अभी जिस क्रम में हम हैं और ये अध्ययन कर रहे हैं, आपने कहा शास्त्राभ्यास कर रहे हैं, तो सुनते सुनते श्रवण करते करते जो चित्रण करते हैं, जो कल्पनाशीलता में अपन एक प्रकार से बैठाने की कोशिश करते हैं, तो ये अनुमान नहीं है क्या भैया? जो अपन अभी कर रहे हैं, एक प्रकार से विचारों में लाने की कोशिश कर रहे हैं या कल्पना बना रहे हैं उस चीज की, हाँ, ये ये भी अनुमान है, लेकिन ये अनुभव के साथ चल रहा है ना। बट हमारे अनुभव के पास बाद। अनुभव की सूचना है। जी अनुभव की सूचना जो है क्रमबद्ध तरीके से है, जिसको हम अनुक्रम कह रहे हैं, जी है ना। तो इसीलिए हम इसको कहें कि हम अनुभव की डोर को पकड़ के चल रहे हैं। यदि अनुभव की डोर को छोड़ दें तो फिर अनुमान का पता ही नहीं चलेगा, अच्छा अच्छा। है ना। जी जी। तो हमारे सामने जो सूचना है ना, वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए जरूरी संविधान तक, हम्म वो सबकी सूचना है। हम्म। तो उसके साथ हम तदाकार हो जाते हैं, यानी अनुमान के साथ भी तदाकार हो जाते हैं।
तो अनुमान के साथ तदाकारता तभी होता है जब अनुभव की रोशनी में अध्ययन होता है। जी दोनों चीजें जरूरी हैं, एक तो सह अस्तित्व का स्मरण और अनुभव की रोशनी, है ना, जी जी और अधिष्ठान के साक्षी, तीन चीजें बाबा जी ने बोली जिसमें अध्ययन होता है। जैसे अभ्यास दर्शन को शुरू करते हुए बाबा जी भी क्या कह रहे हैं, जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के आधारभूत व्यापक सत्ता में स्मरण करते हुए, यानी स्मरण पूर्वक। तो किसका स्मरण कर रहे हैं? सह अस्तित्व का स्मरण कर रहे हैं, यानी सह अस्तित्व में जो अनुभव हुआ उसका स्मरण कर रहे हैं।